आईनी तरमीम भी और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी जो तब्दीली है और जो अमेंडमेंट्स हैं पीर से मुकम्मल किया जाएगा। ये फौजी अदालतों के लिए 2 साल की मियाद पर भी हम राजी हो गए हैं। इस कानून को या इस एक्ट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और किसी खास मजहबी तबके को इसका निशाना नहीं बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, फौजी अदालतों की तोसी के सिलसिले में हुकूमत कल कौमी असम्बली में बिल पेश करेगी और यह तवक्को की जा रही हुकूमत की जानिब से कि आइंदा हफ्ते तरमीम कर ली जाएगी फौजी अदालतों की तोसी के सिलसिले में 2 साल के लिए। और गुज़श्ता हफ्ते तमाम सियासी जमातें फौजी अदालतों की 2 साल के लिए तोसी के मामले पर मुत्तफिक हो चुकी थी। लेकिन देखना यह है कि 2 साल के लिए फौजी अदालतें अगर कायम हो भी जाती हैं इस कानून साजी के बाद, तो क्या हुकूमत वो पैरेलल स्टेप्स उठाएगी कि जिनकी यकीन दहानी हुकूमत ने 2 साल पहले भी करवाई थी, और पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी किस तरह से ओवरसाइट करेगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हुकूमत को बहरहाल देना होंगे। कितनी इफेक्टिव होंगी अब की बार फौजी अदालतें, चूंकि डिटेरेंस का जो फैक्टर जो कि हुकूमत एक जवाब बना रही है, पेश कर रही है फौजी अदालतों की तोसी के लिए, वो कितना ज्यादा मौसर होगा? चूंकि पहले भी 274 में से 161 दहशतगर्दों को जिन्हें सजाए मौत दी गई, उनके बाद सिर्फ अब तक 21 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जा सकी है। तो अब की मरतबा डिटेरेंस का फैक्टर कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे आज के शो में। हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजज़ियातगार हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हुकूमत की जानिब से हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कैड हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमर ज़मान कायरा साहब, आपकी जमात उन जमातों में शामिल है जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, और अब भी शायद आप रेजिस्ट कर रहे हैं उस पर। आपकी जमात थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों जमातों ने इन तहफ़्फ़ुज़ात और शुबहात का इजहार किया कि यही मिलिट्री कोर्ट्स कल को सियासी जमातों के खिलाफ जो है इंतकामी तौर पर इस्तेमाल ना हो। तो ये जो कल को एक एपिसोड हुआ है, तो आगे चल के भी क्या आपके जो ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक? क्या एपिसोड हुआ है उस पर तो बात हो गई, क्या उसका ताल्लुक बनता है मिलिट्री कोर्ट्स के साथ? डॉक्टर साहब के खिलाफ केसेस हैं, पुलिस ने उनको बुलाया है, उनको उसी वक्त उनकी इज्जत के साथ छोड़ दिया है, कोई अरेस्ट उनकी नहीं डाली। गवर्नर साहब ने कह दिया, कोई अरेस्ट किसी ने किया नहीं प्रॉपरली। उनको अरेस्ट डाल देने के बाद, पकड़ लेने के बाद पुलिस को छोड़ने का इख्तियार नहीं होता जब तक बेल ना हो जाए। और जो मिलिट्री कोर्ट्स में पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो उस कानून को जिसका मुसवदा हुकूमत ने पेश किया और अपोजिशन की तमाम जमातें सिवाय पीपल्स पार्टी के मनोअन उस पर राज़ी हो गई। उसमें जो सुकम थे, उसमें जो खामियां और कमियां थीं, उसको जो पाकिस्तान की अपनी अदालतों में स्ट्राइक डाउन हो जाती, एम्बेरसमेंट होती, जो आलमी मीडिया में हमारे लिए एम्बेरसमेंट होती कि पाकिस्तान में किस तरह के कानून चल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने उस पर अमेंडमेंट्स प्रपोज की। हाँ, हमें सीरियस तहफ़्फ़ुज़ है कि गवर्नमेंट इस बिल को लेके नहीं आना चाहती थी। 7 जनवरी को इस बिल को लैप्स होने दिया उन्होंने पहले, और उसके बाद जाके उन्होंने कहा जी इसको एक्सटेंड करना है। अगर ये सीरियस होते, इनका नीयत होती, तो ये 7 जनवरी में बिल की टाइम ख़त्म होने से पहले उस पर डिबेट कर लेते, ये तलखी ना बढ़ती। लेकिन हाउएवर पीपल्स पार्टी ने उसमें जो तरमीम दी थी, वो तरमीम मान ली गई, सिवाय एक के कि जी जो सिटिंग आर्मी ऑफिसर हों मिलिट्री कोर्ट में, उनके साथ एक जज साहब बैठे हों ताकि कानून की नज़र में एक अच्छा फैसला लिखा जा सके। उस पर इतफाक़ नहीं हुआ। बाकी अगर हमने कहा कि जी कानून शहादत का निफाज होना चाहिए, अगर हमने कहा कि वकील का उसको इख्तियार मिलना चाहिए तो अपना वकील हायर कर सके, इसी तरह अगर हमने कहा कि जी उसको चार्जशीट उसके हैंड ओवर होनी चाहिए, या उसको पकड़ के पोपा के तहत पकड़े, 90 डेज़ का उसका रिमांड ले ले, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे ताकि ये पता हो कि जी वो इनकी कस्टडी में है। तो ये, और इसी तरह अगर गवर्नमेंट पहले 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, आइंदा भी 2 साल के बाद खत्म। मेरी बात एक मिनट, लेकिन कारी साहब जब डेफिनेशन की बात हुई थी, कारी साहब जब, तो हमने कहा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ओवरसाइट बन जाए नेशनल सिक्योरिटी की, वो हमने एग्री कराया, और हमने 1 साल प्लस 1 साल यानी 2 साल करें, लेकिन गवर्नमेंट को पाबंद करें कि 1 साल में वो काम जो गवर्नमेंट ने करने हैं, मिलिट्री कोर्ट्स तो अपना काम करेंगी, लेकिन वो काम जो गवर्नमेंट ने करने हैं साथ साथ वो करे, ताकि अगले साल में हमें 2 साल के बाद फिर पॉइंट 1 पर आके खड़ा होना पड़े। तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई मुखालफत नहीं थी, उस कानून में वो सुकम थे जो गवर्नमेंट की तरफ से रह गए और सारी जमातें उसमें मुत्तफिक होकर आमीन कर बैठी।
हमने वो दूर करा दिए। अब ये एक अच्छा कानून है और एक बेहतर सूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स में ना मिलिट्री बनाना चाहती थी इसको, कभी आर्मी की क़यादत ये नहीं चाहेगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में इस तरह ट्रायल्स हों, लेकिन ये एक कौमी मजबूरी है, एक वक्त की मजबूरी है। बट इसके साथ गवर्नमेंट के भी बहुत सारे करने वाले काम थे जो उन्होंने नहीं किए, बट आर्मी अपना काम कर रही है, ऑपरेशंस भी कर रही है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और ये एक नाखुशगवार सा एक तजर्बा है, लेकिन ये एक मजबूरी के आलम में हो रहा है। तारिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर मुमलिकत बराए कैड। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी कमरजमान कायरा साहब बात करते, हुकूमत ने कुछ काम करने थे जो कि नहीं किए, आपने इस्लाहात करनी थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अब जब आप दोबारा से फौजी अदालतों को तोसी देने जा रहे हैं तो क्या गारंटीज हैं कि वो जो एश्योरेंसेज आपने 2 साल पहले दी थी अपोजिशन को, उन पर आप अमल दरामद करेंगे? देखिए, कायरा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं सारी बातें इनकी सुनी है। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा उस पस मंजर पे बात करूंगा जिस पे कायरा साहब ने बात की है। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इनकी रिजर्वेशंस थी वो बहुत तसल्ली से, बड़ी पेशेंस से, बड़ी संजीदगी से हुकूमत ने सुनी है और हमने पूरी कोशिश की है कि हम तमाम जमातों में कंसेंसस पैदा करें और कंसेंसस के साथ ही इस मामले को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 2 साल पहले जब ये फैसला हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स का, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में कंसेंसस था। और ये एक बात जो बहरहाल हमारी इस कोशिश से जो इस वक्त हमने की है और जमातों में इत्तफाक पाया गया है, ये बात तो बहरहाल आपको माननी पड़ेगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है PMLN की और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खास तौर पर VN है, वो जमातों को साथ लेके चलने पे है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम अपने फैसले दूसरों पे मुसल्लत करें या हम ये कहें कि जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है और ये बाकी थोड़ी सी जो दूसरी जमातें हर वक्त इस मुल्क को बंद करने की बातें करती हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये पैगाम है कि जहाँ कोई सेंस की बात होगी, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगी, इस मामले पे तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं साहब, उनकी कीमती आराह को हम अपनी आइंदा की फ्यूचर पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं। ये गवर्नमेंट का एक वो आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर की वो विजन है और वो उनकी सोच है जिसके तहत जो है हम अपने मामलात को चला रहे हैं। तो अपोजिशन को मैं समझता हूं कि इस पर खुश होना चाहिए कि उनकी बात को बिल्कुल वजन दिया जाता है, उनकी राय को अहमियत दी जाती है। अब जो आपने बात की कि 2 साल में जो कुछ कहा गया आइंदा क्या होगा, देखें जो इस्लाह जुडिशल सिस्टम में ये कोई सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जिम्मे नहीं थी। ये जब से सिस्टम बना है इसके ऊपर तनकीद होती रही है, इसमें डिलेज हैं, खामियां हैं, तो सारी बातें होती रही हैं और कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं और बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा खास तौर पर ये फोकस है और मैं आपको बड़ी यकीन सी बात कहता हूँ कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये बात बड़ी संजीदगी से की जाती है। तो इंशाल्लाह जो चीजें रह गई हैं अभी होने वाली वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अपना जो स्टेपुलेटेड टाइम है इसके अंदर इंशाल्लाह वो भी कर ली जाएंगी। ठीक है जनरल साहब, मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो डिटेरेंस की एक बात की जाती है कि वो डिटेरेंस के फैक्टर की वजह से बड़ी इफेक्टिव हैं, जिस तरह से सागडार साहब ने कहा भी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी दहशतगर्दी की रोकथाम, और बिल्कुल जो उसने डिटेरेंस की बात की तो ये जो जब तक नहीं होगा एग्जीक्यूशंस नहीं होंगी, 274 केसेस जो कि सुने उनमें से 161 को फांसियों की सजाएं दी गई, कुल 21 अब तक जाके 21 दहशतगर्दों को सजाए मौत हुई है, अमल दरामद हुआ है। तो जब तक साथ साथ अमल दरामद भी नहीं होगा तो ये डिटेरेंस का फैक्टर कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिटेरेंस के अलावा हमारा बड़ा ज़रूरी था कि हम इसमें ये एक जिम्मेदारी है कि मुजरमों को सजाएं दी जाएं। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अगर ये छूट जाएं तो ये जाके वापस सफारा हो जाएंगे, आपके खिलाफ फिर लड़ रहे होंगे। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है। प्रॉब्लम ये है इसमें एविडेंस का सबसे बड़ा मसला था। जब आप फाटा में या किसी जगह लड़ रहे हैं और वहाँ पे आप रेड करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं, असला बरामद हो जाता है, सब कुछ होता है, उनका एविडेंस और उनके गवाह वही लोग होते हैं जिन्होंने पकड़ा होता है और वो आपको कभी अवेलेबल नहीं होते अदालतों के लिए। अब इन चीज़ों पे एविडेंस जो है वो सिविल सिस्टम में कैसे होगा, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि सिविल जुडिशल सिस्टम हमारा मेन स्टे है, बिलाखिर हमने इसी को लेके चलना है। और ज़रूरत इस बात की थी कि इसको बड़ा इमीडिएटली इसको दुरुस्त किया जाता, बजाय इसके कि जो फौजी अदालतों का किस्सा है वो नाम को फौजी अदालतें लगाएं भी और उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी इफेक्टिवनेस को आप डिल्यूट करते जाएं। अब हमने इतनी उसमें लस्सी डाल दी है कि वो फौजी अदालतें नाम की फौजी होंगी लेकिन वो काम वो नहीं कर सकेंगी।
तो इससे बहुत बेहतर था कि आप सिविल सिस्टम की तरफ तवज्जो देते। ठीक है, साल और लग जाता, आप कहते जी हम पहले ये मामला ठीक करेंगे। क्योंकि अभी सूरत हाल ये है, आप अगर कानून शहादत 1984 का ले लें, अगर वो अप्लाई करते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। वो अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी? क्या वो सिर्फ, क्योंकि हमने तो टेररिस्ट की भी डेफिनेशन नहीं अभी तक करके देखी कि टेररिज्म जो है वो उस पर भी इख्तलाफ है कि टेररिस्ट कौन होगा। तो एक तो ये आपके लिए दुश्वारियां हैं। दूसरी तरफ डेफिनेशन अब जो आई है टेररिस्ट से मुतालिक, जो 21वीं आईनी तरमीम में ही जो लेकिन वो गलत है, इस्लाम का इस्तेमाल की जगह गलत इस्तेमाल, वो गलत है। नहीं, लेकिन वो डेफिनेशन दुरुस्त नहीं है ना, उसी पे तभी तो इतराजात उठते रहे हैं। क्या जो कराची में होता रहा है वो टेररिज्म नहीं था? देखो ना, कराची में कत्ल गारत होती रही, वो टेररिज्म था। अगर आप उसको सिर्फ ये नाम लगा दें कि जी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका वास्ता था या लिसानी, तो वो तो गलत है। टेररिज्म तो टेररिज्म है। जितने भी लोग टेररिज्म कर रहे हैं, क्या वो भी इस्लाम जितने भी लोग टेररिज्म करवा रहे हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म कर रही हैं, उनके अपने मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ सेक्टेरियन होगा, कुछ और, लेकिन कर तो टेररिज्म है ना। तो एक वो इशू था। फिर यह कि पार्लियामेंट्री कमेटी आपने बनाई ओवरसी करने के लिए। अब उसके अभी तक कमेटी की कंपोजिशन और कमेटी की मेथोडोलॉजी ऑफ वर्किंग, उसका जो प्रोसेस होगा, जिस तरह वो करेगी ओवरसी, वो सामने नहीं है। लेकिन मैं उस चीज को समझने से कासर हूं कि मिसाल के तौर पे एक मिलिट्री कोर्ट कहीं ट्रायल कर रहा है किसी जगह पे, तो पार्लियामेंट्री कमेटी तो ट्रायल में नहीं बैठी होगी, उसको क्या पता। और जब उसके बाद उसका फैसला अनाउंस हो जाएगा, तो वो फैसला तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, क्योंकि इंडिविजुअल को हमने राइट दिया हुआ रिव्यू पिटीशन का। तो वो तो प्रोसेस मेरा नहीं ख्याल कि हम जान लेते हैं। लेकिन पार्लियामेंट कमेटी जिस चीज के इफेक्टिव हो सकती है वो है कि कौन से लोगों का ट्रायल करना। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उन लोगों को रेफर करना है फौजी अदालतों के लिए, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी देखेगी। इसमें मेरा ख्याल है कि अपना पॉलिटिकल मफाद सामने रखा गया है, ताकि जो पार्टियां अपने बाद लोगों का ट्रायल नहीं करवाना चाहती वो वहां पे असरअंदाज हो। तारिक चौधरी साहब से जानेंगे ये। कायरा साहब, पहले आपसे जानते हैं कि ना करते पीपल्स पार्टी बिलाखिर मान ही गई फौजी अदालतों की तोसी के मामले पर, क्योंकि रजा रबानी साहब ने यह कहा है कि उन्हें अफसोस हुआ ये जानकर अफसोस हुआ कि इत्तफाक राय हो गया है फौजी अदालतों की तोसी के मामले पर। तो पीपल्स पार्टी के लिए क्या ऑप्शन था कि क्या वो 9 जो उनके जो 9 नुकात थे उन पे वो स्टिक करती, या फिर वो जो है या फिर उसे गिव अप करना पड़ा? क्या यानी कि था कि सर्कमस्टांसेस थे कि आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप स्टिक करते अपने 9 पॉइंट्स पे और 1 साल की तोसी पे? जी कार्य साहब। मेरे भाई, मुझे तो हैरानगी है आपके सवाल पे कि चले जी बिल आखिर पीपल्स पार्टी अल्लाह अल्लाह करके मान गई। भाई पीपल्स पार्टी को जिद करके नाराज बचा करके बैठी हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कोई माफोकल फितरत बातें करनी शुरू कर दी थी। पीपल्स पार्टी ने कानून के मुताबिक मुतालबात किए थे जो सारी कौमी क़यादत ने, सारी जमातों ने माने हैं। उसको हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है कि ये अच्छा काम हुआ है। मुझे हैरानगी आपने सवाल कैसे रेज किया। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक पार्लिमानी कमेटी का है, मियां रजा रबानी साहब की जमात बार-बार अपोज कर रही थी। कार्य साहब, बहुत ज्यादा हमारी जमात अपोज कर रही थी। लास्ट में जब हुई तो रजा रबानी साहब ने रोते-रोते उन्होंने कहा कि उन्होंने मैंने इस पे अपना, मेरी जमात की एक हिस्ट्री है, हम मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं थे ना हैं। ये एक कौमी मजबूरी थी जिसके तहत हमने इसको कबूल किया है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। और पहली एपीसी में जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी ने इस सारे आर्गूमेंट को लीड किया। और अब भी हमने उसके अंदर रिफॉर्म्स लाई हैं। हमने उस कॉन्सेप्ट को अपोज नहीं किया। हम गवर्नमेंट की नीयत पे शक कर रहे थे और हम कह रहे थे कि 1 साल प्लस 1 साल कर दें। और जो जनरल साहब ने फरमाया है, और मियां रजा रबानी साहब की बात, उनकी अपना एक राय है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने पॉइंट बनवाने थे वो पीपल्स पार्टी के 9 में से 8 पॉइंट तो माने गए, एक्सेप्ट द जजेस। 4 की बात हुई है कार्य साहब, 4 नुकात की बात हुई है। मेरे अजीज, मैं जो कह रहा हूं बाकी बातें वो हैं जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर रही है और हम कहते हैं उसको कानून का हिस्सा बना दें। आप उस लिस्ट को पढ़ लें ना पहले। दूसरी गुजारिश ये है कि हम कह रहे हैं, अगर जनरल साहब का ये ख्याल है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिर्फ इन अदालतों को नहीं देखना, उन्होंने पूरे जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हमारे दौर में भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो सारी गवर्नमेंट के एक्ट्स को देखती है, जो गवर्नमेंट के जिम्मे करने वाले काम हैं। जिस तरह आपने जस्टिस सिस्टम का कहा
जिस तरह प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज का कहा, जिस तरह आपने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव का कहा, जिस तरह आपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद का उसमें जिक्र है, वो एक कम्प्रिहेंसिव काम है जो उस कमेटी ने करना है। और जब ये कानून एक मुसवदा है, जब ये मुसवदा कानून की शक्ल में आएगा तो वो सारे सवाल एड्रेस होंगे कि कौन सा काम किसने करना है और किस किस चीज़ में अमेंडमेंट करनी है। ये पहले भी एक आइन में तरमीम हुई थी और अब भी एक आइनी तरमीम आनी है। ये कोई सिंपल कानून साजी नहीं होनी, लिहाजा उसमें कंप्रिहेंसिव डिस्कशन के बाद, ये देखने के बाद, तब इसमें सारा कुछ के कानून का रंग इख्तियार करेगा। ठीक है नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तारिक फजल चौधरी साहब से जानेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से सवाल उठाया जनरल अमजद शुएब साहब ने कि जो पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी होगी वो ओवरसाइट किस तरह से करेगी, तरीकाकार क्या होगा, बात होगी ब्रेक के बाद। तारिक फजल चौधरी साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले सवाल उठाया जनरल अमजद शुएब साहब ने कि पार्लिमानी कमेटी ओवरसाइट किस तरह से करेगी, वो जाके साथ बैठेगी या बाद में रिव्यू करेगी, तरीकाकार होगा क्या? पार्लिमानी कमेटी की जो बात की गई है, ये इसीलिए बात की गई है क्योंकि जो जमातें हैं, पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की जमातें, उन्हें हम साथ लेके चलना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम इस फैसले को बाकी जमातों के ऊपर को बुलडोज करें। इस बात को जमातों की तरफ से एक बात आई, उसे अडॉप्ट किया गया, मंजूर किया गया और अब आगे जाके किस तरह इस बात को अमली तौर पे यानी अपने, बल्कि इसको इस तरह कह लें कि अमली जामा इसको कैसे बनाया जाएगा, ये तो आगे भी जाके चीजें जो है ये तय होनी है। अभी इन प्रिंसिपल डिसीजंस हुए हैं, बाकी इसकी जो मेन एग्जीक्यूशन है वो आगे वक्त के साथ होगी। और मैं उसमें भी ये बात कहूंगा कि उसमें भी जो हमारी सारी जो जमातों के साथ मुशावरत हुई है, हम इनकी राय को और इनके साथ मिलकर ये सारी चीजें आगे भी फाइनल होंगी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात रोकते हुए एक मिनट जरा, इसमें जो साबका एपीसी हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तलब की थी एपीसी, उस एपीसी में इस पार्लियामेंट्री कमेटी के बनाने का हमने मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म साहब ने सारी कौमी क़यादत से एग्री किया था और वो बाकायदा उस एलामिये का भी हिस्सा थी। मैंने पहले अर्ज़ किया, कमेटियों का काम जाके इंसाफ जस्टिस अदालतों में बैठना नहीं होता, ना ही अदालतों का रिव्यू पिटिशन होती है उनका काम। वो इस पूरे कम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी जो एक पैराडाइम है, इसको ओवरव्यू करेगी। और जहाँ पे अदालतों जिस तरह एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है, तो अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही तो पार्लियामेंट कमेटी देखेगी ना कि फैसले तो हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही तो दे विल पुट देयर फुट। नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन देखेगी, वो भी देखेगी। मेरा ख्याल आप जो कह रहे हैं सर वो भी देखेगी, लेकिन देखिए ना जल साहब, इंप्लीमेंटेशन जो है जलसा में और काम भी है ना, वो भी देखे, इसका कोर्ट के जो फैसले हैं, कोर्ट के जो फैसले हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी थी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कुछ चीज़ों के ऊपर बैठी हुई है तो गवर्नमेंट तो उसको नहीं आगे बढ़ाएगी, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगी, भाई आप क्यों इसको एग्जीक्यूशन में आगे नहीं बढ़ा रहे, कोर्ट्स ने तो फैसले किए हुए हैं। सो ये एक फैसिलिटेटर का रोल भी अदा करेगी और ये भी देखेगी कि कहीं ओवर डूइंग ना हो जाए, और फिर पूरा का पूरा जिस तरह आपने कहा नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद भी देखेगी। लेकिन कारी साहब, ये पूरी पार्लियामेंट मौजूद थी और पिछले 2-2.5 साल में तो पार्लियामेंट ने पूछा ही नहीं इनसे कि भाई आपकी प्रोग्रेस क्यों नहीं है। इसी तरह ये जो अदालती इस्लाहात करनी थी, ये पार्लियामेंट पूरी मौजूद थी, अब उसमें से अब कमेटी बन गई जो मुख्तसर हो गई, लेकिन वो तो इतनी बड़ी पार्लियामेंट थी, इसने भी उनसे नहीं पूछा कि भाई हजूरे वाला जनरल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, हमारी बाकायदा अगर आप डिबेट निकालते हैं, हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर वजारत दाखिला को, हुकूमत वक्त को फौजी क़यादत भी कहती रही, खुद वज़ीर आज़म साहब भी कहते रहे, अपोजिशन भी मुसलसल उस पर शोर करती रही कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा, उसका ऑपरेटिव साइड जो फौज ने या बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने या इंटेलिजेंस एजेंसियों ने करना है वो काम तो हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने करना था, अल्टरनेटिव नैरेटिव का करना था, मदरसा रिफॉर्म्स का करना था, फलां फलां, उसमें 20 पॉइंट्स थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन वो बेशुमार काम थे। तो वो हम कहते रहे, आप उसको मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई ताकि उसको ओवरव्यू करे, हाँ उसको स्पीड अप किया। मेरा कहने का मकसद ये है कारा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप वो पुश कर रहे थे, उसी तरह पार्लियामेंट कर रही थी और फिर भी अमल नहीं हुआ,
तो आप ये समझते हैं कि पूरी पार्लियामेंट से ये कमेटी अब ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि ये सारा कुछ करवा लेगी? जनरल साहब, ये कमेटियां जो होती हैं ये पार्लियामेंट के बिहाफ पे ही काम करती हैं, और मेरी इतला के मुताबिक इसमें तमाम जमातों की जो पार्लिमानी क़यादत है वो होगी, उनकी आवाज़ बड़ी होती है, वो वहाँ पे बैठ के कमेटी, पार्लियामान तो किसी को नहीं बुला सकती ना, वो बैठ के वजारत दाखिला को बुला सकती है, वो बैठ के मिलिट्री की क़यादत को कह सकती है, वो बाकी जो नेशनल इलेक्शन प्लान पे नेक्टा को बुला सकती है, वो उनसे ब्रीफिंग्स ले सकती है, वो उनको देख सकती है। ये तो पार्लियामान अपने तौर पे लेजिस्लेशन तो कर सकती है, डिबेट तो कर सकती है, लेकिन समन करके उसकी ट्रायल तो नहीं कर सकती ना। तो कमेटियां तो पूरा अपना प्रोसीजर होता है उनका। बिल्कुल, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आपकी डिफेंस कमेटी है, वहां पे पार्लियामेंट की मिनिस्टर डिफेंस की कमेटी है, ये काम उसको भी सौंपा जा सकता था। सर, जो डिफेंस कमेटी होती है या जो भी कमेटी हो, उसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स ज्यादा होते हैं, लिहाजा वहां पे इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंटली उतना जोर से काम नहीं होता। गवर्नमेंट के मेंबर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाते, इसलिए इसमें सारी जमातों की क़यादत को डाला गया है। और ये कमेटी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बनाई जा चुकी है, और इसमें दोनों हाउसेज के मेंबर होने हैं, ये सिर्फ एक हाउस के नहीं। एक मुश्तरका फोरम होगा, सेनेट का भी और कौमी असेंबली का, दोनों जमातों के, तो कलेक्टिव एक ये बड़ी एक इसका स्कोप होगा। तारिक फजल चौधरी साहब, बात की जाए हुकूमत की इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की कंट्रीब्यूशन क्या है? सवालात बहुत ज्यादा उठते रहे, राहील शरीफ साहब भी आपको याद दिलाते रहे कि हुकूमती साइड पे अमल दरामद नेशनल इलेक्शन प्लान पर नहीं हो रहा, अब दहशतगर्दी के खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशन करने हैं तो फौज कर रही है। इसके अलावा आप देखें, जो वज़ीर आज़म साहब ने गुज़श्ता हफ्ते बात की कि काउंटर नैरेटिव जो है, मुतबादिल बयानियां हैं, वो उलमा ने देना है, यानी आपने मुतबादिल बयानियां आपने उलमा को आउटसोर्स कर दिया, अदालतें आपने फौज को आउटसोर्स कर दी, तो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में हुकूमत कहां स्टैंड कर रही है? मेरा ख्याल है कि आप मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस दिन बंदूक लेके दहशतगर्दों के पीछे फिरेंगे, और जो गुजरा है वो किस दिन टैंकों पे बैठ के या एंटी एयरक्राफ्ट गनों पे बैठ के जो मैचिंग गवर्नेंस इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब, जो राहील शरीफ साहब आपको याद दिलाते रहे अपने टेन्योर में। अगर आप चाहते हैं कि गुजरात जो है वो बरह रास्त फायरिंग स्क्वाड में शामिल हो जाए, तो मैं आपकी तजवीज जो है, और तारिक फजल साहब जो है गनशिप हेलीकॉप्टर पर बैठ के ऑपरेशन में जाएं। हाँ, ये देखे ना, कारा साहब ने कितनी अच्छी बात की है, इन्होंने आपकी तजवीज को मजीद बेहतर अंदाज से पेश कर दी है। तो मेरे भाई गुजारिश ये है कि जो हुकूमतें होती हैं, जो वजीर आजम होता है उसका काम होता है पॉलिसी बनाना, डायरेक्शन देना, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटिंग इदारे होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स होती हैं, वो ये सारे काम फील्ड में करती हैं। और जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, ये हुकूमत की इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स होती हैं। उसमें हमारी पुलिस है, फौज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तैदी से और बड़ी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो फर्क सिर्फ, मैं बड़ी माजरत से, बड़े अदब से कारा साहब के साथ बहुत उनका एहतराम है, कराची के अंदर इससे पहले भी रेंजर्स मौजूद थी, लेकिन हमारे दौर से पहले जो कराची के हालात थे वो आपके सामने हैं। लेकिन जब एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव आया, और मैं जरूर ये कहूंगा कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को साथ लेके जब हम चले, मुतफ़िका फैसले हुए, तो कराची में वही रेंजर्स जब पॉलिटिकल एक विल और डिटर्मिनेशन साथ खड़ी हुई, जो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में मौजूद हैं, तो फिर आपने देखा कि कराची में अमन कैसे आया। इसी तरह जो दहशतगर्दी के ऑपरेशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस मुल्क में दहशतगर्दी में कितनी कमी आई है, इस पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बाकी बाहर की दुनिया भी जो है इस बात को मानती है कि पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा जो इससे पहले जिस तरह वाकयात पैदर पे धमाके दहशतगर्दी हो रहे थे, वो नहीं हो रहे। तो ये वो सारी अचीवमेंट्स है जो इस गवर्नमेंट के दौर में हुई हैं। और मैं यही तो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि वही मुस्तैदी अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात के लिए दिखाई जाती, वही मुस्तैदी नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद में दिखाई जाती, तो शायद आज हालात बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। चौधरी साहब देखिए, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि नेशनल इलेक्शन प्लान का नाम लेके गवर्नमेंट की बैशिंग की जाए। मैं इस बहस में नहीं जाता कि कितना काम नेशनल इलेक्शन प्लान का मर्कजी हुकूमत ने करना है और कितना काम जो है वो सूबाई हुकूमतों के जिम्मे था, लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी मैं अपनी लेता हूँ कि वाकई फेडरल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया, सारी जमातें इसमें साथ इकट्ठी हुई, बहुत सारा काम इसमें हो चुका है, बहुत सारा काम अभी बाकी है, लेकिन मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेहकाम की तरफ गया है। नेशनल इलेक्शन प्लान के नतीजे में मुल्क में वारदातों में कमी हुई है, पाकिस्तान में अमन आया है, पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में एक नेगरानी में इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से अभी मजीद हमने काम करना है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। ब्रेक कहते हैं, ब्रेक के बाद तारिक फजल चौधरी साहब से जानेंगे कि
किस तरह से, जिस तरह से सवाल उठाया जनरल अमजद शुएब साहब ने कि जो पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी होगी वो ओवरसाइट किस तरह से करेगी, तरीकाकार क्या होगा, बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कमरजमान कारी साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं जी कि हम कोई गवर्नमेंट को इसमें कोई लेट डाउन करना मकसूद नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, थोड़ा काम फेडरल गवर्नमेंट का है, ज़्यादा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। लेकिन दहशतगर्दी में बहुत बड़ा काम फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, और जो सूबों से भी काम करना है कोऑर्डिनेशन में, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। और 2 सूबों में मुस्लिम लीग की हुकूमत है, और अगर उनको मिला लिया जाए तो 70%, तो सूबाई हुकूमत भी आपके पास है 75%। जी चोई साहब। जी सॉरी, मैं सवाल समझ नहीं सका। कायरा साहब ये कह रहे हैं कि जो यानी कि ज्यादातर काम है वफाकी हुकूमत ने करना है, जो सूबों में भी जो काम होना है, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है तो 70% सूबों में भी कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन का काम फेडरल गवर्नमेंट ने करना था, सारे सूबों से काम लेने का, मैं ये कह रहा हूं। और अगर सूबाई हुकूमतों को ब्लेम करे तो फिर भी माशाल्लाह बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाएं तो 62 और कोई 15-16% उसको मिला के कुछ 70% से ज्यादा 72%, तो आप ही बनते हैं 75% पाकिस्तान का। देखें गुजारिश ये है कि मैंने बिल्कुल भी सूबाई हुकूमतों को ना ब्लेम किया है, ना अपना बर्डन उन पर डाला है। मैंने आखिर में फिर ये बात की है कि मैं सूबाई हुकूमतों को पे जिम्मेदारी डाल के को अपनी जान नहीं छुड़ा रहा। मैंने आखिर में यही कहा है कि मैं मानता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, अगर लेकिन मिल के करना है, ठीक बात है, ये ठीक है। हाँ, अगर परसेंटेज को देखा जाए तो चाहे जो भी परसेंटेज सूबों की है या वफाक की है, लेकिन बहरहाल चूंकि जो वफाकी हुकूमत होती है वो सबने मिलकर यहाँ वफाक में फैसले हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जितनी आगे आप ये कह लें कि जो मॉनिटरिंग, ये सारी हम सबने मिलजुल के करनी है। मैं ये बात कहूंगा, मैं अपनी बात इस टॉपिक पर जो आखिरी बात मैं कहूंगा वो ये कहूंगा कि देखें, इन मौजूआत को जब भी हम छेड़ते हैं, जब भी इस पर बहस होती है, तो हम कोई सिर्फ एक टॉक शो को जीतने की कोशिश करने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर हम जिम्मेदारियां शिफ्ट करते रहेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, तो ये ना इससे कोई हम अपनी जमात का फायदा कर रहे हैं, ना अपनी लीडरशिप का फायदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको मुल्क और कौम का कोई फायदा नहीं कर रहे। वी हैव टू एक्सेप्ट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम बहुत सारे हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सूबाई हुकूमतों का ताउन रहे, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो बहुत सारा काम अभी होना है, जाहिर है हमने बहुत आगे जाना है अभी। लेकिन जो तारीफ है जो सब दहशतगर्दी की तारीफ है, जो जिस तरह से बात हुई थी कि 21वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ही सिर्फ उसमें तब्दीली ये होगी कि इस्लाम का इस्तेमाल से लफ्ज़ हटा के गलत इस्तेमाल लगा दिया जाएगा। आपने कहा था कि जमात इस्लामी और JUIF को इस पर राजी कर लिया जाएगा, इत्तफाक राय पैदा कर लिया जाएगा, तो क्या इत्तफाक राय पैदा हो गया है? देखिए, अभी मैं उन मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, उन मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन जहां तक जमात इस्लामी और JUIF का ताल्लुक है, उनके साथ जब भी बात हुई है बड़ी पॉजिटिव रही है। और जब भी उनके अगर कोई एतराजात हुए हैं और हमने उन्हें दलाइल से कायल करने की कोशिश की है तो वो कायल हुए हैं। मैंने जमातों में कभी भी JUIF तो खैर हमारी हलीफ जमात है और बहुत एहतराम है उनके लिए, इसी तरह जमात इस्लामी के लिए बहुत एहतराम है। जब भी दलाइल की बुनियाद के ऊपर उनसे बात हुई है तो वो कायल हुए हैं। उन्होंने कभी भी कोई और ऐसे एटीट्यूड का मुजाहरा नहीं किया कि जिसमें यानी हम ये समझें कि ये जिद है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात भी जो है ये भी इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक। जनरल साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? फौजी अदालतें बन जाएंगी आइंदा हफ्ते, ये उम्मीद है, जिस तरह से उम्मीद का इज़हार किया जा रहा हुकूमत की जानिब से कि मंडे को कौमी असम्बली और फिर ट्यूसडे को सेनेट में तकरीबन ये बिल पास हो जाएगा, इत्तफाक राय भी कायम हो चुका है। लेकिन ये अदालतें बनेंगी, 2 साल बाद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है जो फौजी अदालतों के जरिए, ये मुस्तकिल तो नहीं रहेगा। बहरहाल इसका एक मुस्तकिल आगे हल तो निकालना है, तो क्या हल होगा आगे? किस बात यह है कि सिविल जुडिशल सिस्टम को ही दुरुस्त करना एक हल था, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि ये जो सिस्टम अभी फौजी अदालतों का है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के चक्कर में या इसको हम ज़्यादा आप कह लीजिए कि एक्सेप्टेबल सबके लिए बनाने के चक्कर में हमने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब वो इस काबिल नहीं है कि वो पहले भी आप देख लीजिए, अभी 139 लोग हैं जो अपीलें करके बैठे हुए हैं और उनको सजाए मौत हो चुकी हुई है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब ये कोई ठेका तो नहीं कि कल वो जेल नहीं तोड़ सकते या भाग नहीं सकते या उनको कोई छुड़ा नहीं सकता या कल खुदा ना खास्ता कोई
किसी और चीज़ पे वो आपके साथ मुतालबात आपने मनवा लें कि जिनको छोड़ें फिर हम आपके ये छोड़ेंगे। बात ये है कि इस वक्त ज़रूरत सिर्फ मौके की यही थी कि इंसाफ जल्दी मिले और एग्जीक्यूशन हो जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते, सिविल अदालतें बना लें, कोई भी करे, तो इसका बेड़ा गर्क न करें जो अभी आपने बनाया हुआ है, क्योंकि ये अभी तो कुछ इस तरह का बन गया सिलसिला कि इसमें हर चीज़ का आप चेक सिस्टम डाल डाल के उसको डिलीट कर लिया है। तो बेहतर यह है कि तवज्जो उधर ही दी जाए कि सिविल सिस्टम को आप दुरुस्त करें, ताकि वो एक ही सिस्टम में रह के जल्दी से जल्दी फैसले किए जा सके। ठीक है कारी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके चाहिए होंगे कि 2 साल के लिए तोसी हुई है, आपका मुतालबा था कि 1 साल के लिए तोसी दी जाए, 2 साल के बाद फिर नून लीग तो जवाबदेह नहीं होगी, क्योंकि 18 में इलेक्शन हो चुके होंगे तो नई हुकूमत होगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो तरामीम हुई हैं उनमें क्या तरामीम है। एक कि उनको वकील दिया जाए, वकील तो हक है दुनिया के हर कानून में कि उनको वकील फ्राहम होना चाहिए। एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है, अगर वो प्रूव्ड गिल्टी है फिर तो उसको केस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अदालत भले वो मिलिट्री हो या दूसरी हो, उसमें वकील फ्राहम करना बहरहाल हक है लोगों का, वो फ्राहम होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पोपा एक्ट के तहत आप मुझे 90 रोज़ की रिमांड पे ले सकते हैं, 90 डेज। बिल्कुल। तो ये भी कोई जुर्म वाली बात नहीं है, इससे कोई डिस्पेंसेशन में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। चार्जशीट मुझे जिसमें पकड़ा गया है, मुझे आखिर पकड़ने का कुछ सबब बना ना, और जब मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो एक चार्जशीट आ जाती है कि भाई ये इस पर चार्जेस है, प्रूव होते हैं नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन में बात का इशू है, फिर वो अदालत में चला जाएगा। तो ये 3 बातें हमने कही। चौथी बात जो थी कि कानून शहादत उस पर लगे। हाँ, यकीनन एक गुनाहगार, एक बेगुनाह को फांसी लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप छोड़े ना किसी को, लेकिन जितने एहतियात के तकाजे हैं वो पूरे कर लें। और मैं समझता हूँ कि इस पर इंशाअल्लाह ताला हमारी जो लॉ है वो भी बेहतर फॉर्म होगा, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो रुकावट नहीं होगी, वो फैसिलिटेट करेगी, वो सिस्टम को, प्रोसेस को तेज़ करेगी। वो गवर्नमेंट के लिए चेक होगा, अदालतों के लिए नहीं। ठीक है। और जो 1 साल का आपने कहा है जी 1 साल प्लस 1 साल हमने कहा था, पीपल्स पार्टी 2 साल का ही कह रही थी। 1+1 इसलिए कह रही थी कि गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए कि पिछले 2 साल में इन्होंने नहीं किए, अब भी कहीं 2 साल के बाद फिर हमें ना कहे कि हमने नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है जो इसको ओवरव्यू करेगी, इसलिए हमने 2 साल के बाद गया। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा हफ्ते फौजी अदालतों से मुतल्लिक कानून साजी का मरहला तय कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि पैरेलल स्टेप्स जो हुकूमत ने उठाने हैं वो भी हुकूमत इन 2 सालों में उठा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।